एक कहानी ने मुझे बाबा भारती की कहानी की याद दिला दी। आप सबने भी बाबा भारती और उनका घोड़ा ये कहानी पढ़ी होगी, लेकिन जिस कहानी का मैं जिक्र कर रहा हूं वो है आप बीती। कहानीकार हैं प्रेमचंद जी। इन्होंने ज़रा आत्मकथनात्मक रवैये से ये कहानी लिखी है। इसमें कहते हैं कि साहित्यकारों की ज़िंदगी में प्रशंसकों के पत्र आते हैं और जब वो पत्र आते हैं खुशी लाते हैं। ऐसा ही एक पत्र लेखक को भी मिलता है। उस पत्र को पढ़ के उन्हें ये भाव जागता है कि मैं भी कुछ हूँ। उनकी रचनाओं की, उनकी रचना शैली की उस पत्र में बड़ी तारीफ़ें होती हैं। अपने आप को वो रोक नहीं पाते हैं और उसका जवाब लिखते हैं। कविता करते नहीं हैं लेखक, लेकिन जितना भी अपना काव्य सौंदर्य है उस पत्र में डाल देते हैं। पत्र भेजते हैं, 2 दिन बाद उस पत्र का जवाब आता है। उसमें लिखा होता है कि आपकी रचनाओं की, आपके साहित्य की, आपके शैली की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मेरी पत्नी भी आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है, आपकी रचनाओं को बहुत ध्यान से पढ़ती है, चाहती है कि आप अपने परिवार के बारे में भी हमें बताएं कि आपके घर में कौन कौन है, आपके बच्चे, आपकी पत्नी कैसे हैं वो सब। इस पत्र को पढ़ के एक मनोवैज्ञानिक पहलू की एक महिला से प्रशंसा पाना अपने आप में अतिरेक खुशी का कारण होता है। लेखक पुनः एक पत्र लिखते हैं जिसमें अपने सारे लेखन की सारी कुशलता आजमाते हुए वो जवाब लिखते हैं, अपने परिवार के बारे में, अपनी रचनाओं के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन इस पत्र का हफ्तों कोई जवाब नहीं आता। इंतज़ार करते रहते हैं, प्रतीक्षा में रहते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर लेखक ताश खेल रहे होते हैं कि एक आदमी उन्हें ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। जब लेखक को यह सूचना मिलती है कि कोई उन्हें ढूंढता हुआ आया है, उन्हें बड़ा कौतूहल होता है कि कौन है ये। उसे अंदर बुलाया जाता है। लेखक की बगल वाली कुर्सी पे वो स्थान ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम उमापति है। नाम सुनते ही लेखक की बाँछें खिल जाती हैं, क्योंकि जो सज्जन लेखक को तारीफों वाला पत्र भेज रहे थे ये वो ही थे। दोस्तों के बीच इशारेबाजी शुरू हो जाती है कि कौन है ये, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। उमापति जी कहते हैं कि बस इधर से गुजरना हुआ था, सोचा आपसे मिलता चलूं, चलिए घर चलकर बात करते हैं। दोस्त उनके कमरे के बाहर निकलते ही कहते हैं कि कौन है ये। तो लेखक जवाब देते हैं कि ये मेरे नए मित्र हैं। तो लेखक के पुराने दोस्त कहते हैं कि ज़रा बच के रहिएगा, हमें तो उचक के जान पड़ते हैं। खैर, उनकी बातों को नज़रअंदाज करके लेखक उमापति को घर लेकर जाते हैं। उनका आओ भगत स्वागत सत्कार होता है, बातचीत होती है। बातों ही बातों में उमापति बताते हैं कि वो एक पत्रिका का संपादन करना चाहते हैं और संपादन में बहुत सारी रचनाओं को स्थान देना चाहते हैं। वैसे तो घर में जिम्मेदारी है, लेकिन साहित्य के प्रति उनका एक लगाव है, इसलिए ये विशेष काम ज़रा मन लगा के करना चाहते हैं। कल कानपुर जा रहे हैं अपने परिवार को लिवा लाने के लिए। और ऐसी ढेर सारी बातें करते करते दोनों ही नए नवेले मित्रों को आधी रात से भी ज़्यादा का वक्त हो जाता है। सवेरे जब 7 बजे लेखक की आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि उमापति जी अपनी यात्रा के लिए तैयार हैं और उनसे कहते हैं कि एक थोड़ा दुखद वाकया मेरे साथ हुआ है। हुआ ये कि मैं जब यहाँ आ रहा था तो अपने कार्य की वजह से ज़रा सो नहीं पाया था, तो गाड़ी में सो गया। मैंने अपना कोट वहीं टांग रखा था, कोई वो कोट लेके चंपत हो गया। उसकी जेब में 50 रुपए थे। अब आपको तो पता ही है कि ससुराल जाना है, वहाँ तो बात बात पे खर्च करना पड़ता है, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि दामाद कैसा है। अगर आप मुझे 50 रुपये दे पाएँ तो मैं वापस आते ही आपको वो पैसे लौटा दूंगा, बल्कि मैं परिवार को लेकर सीधे यहाँ से होता हुआ ही अपने घर जाऊँगा। लेखक को तो कोई संकोच नहीं होता है, उन्हें उमापति पे पूरा भरोसा होता है। लेकिन जब अपनी पत्नी से वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, पत्नी कटाक्ष करती है कि क्या तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें लूटने ही आते हैं। इस बात पे लेखक समझाने की कोशिश करते हैं कि भला आदमी है, पैसे वापस कर देगा। उनकी इस जिरह पे पत्नी बक्से का पूरा भार उन पे सौंप देती है, चाबी फेंक कर कहती है कि दे 2 रुपए, लेकिन ये जानकर मत देना कि उधारी दे रहे हो, ये जानकर देना कि पैसे पानी में बहा दिए।
लेखक नज़रअंदाज करते हैं और पैसे उमापति को दे देते हैं। उमापति 2 दिन बाद लौटकर अपने परिवार सहित आते हैं। खूब आव भगत होती है। पत्नी तो उनकी मुंह दिखाई में 20 रुपए देती है और बच्चों को 2 रुपए भी देती है। लेकिन इस खान पान, आव भगत, स्वागत सत्कार, बातचीत के बीच में कहीं पर भी उमापति पैसे लौटाने का जिक्र नहीं करते हैं। लेखक इंतजार करते रहते हैं कि शायद अब कहें, शायद तब कहें। 2 दिन बीत जाते हैं। उमापति सपरिवार अपने घर के लिए प्रस्थान करने की तैयारी में होते हैं, लेकिन पैसे लौटाने का कोई जिक्र नहीं होता है। चलते वक्त वो कहते हैं कि अब क्या बताऊं आपसे, मेरे पिता जरा घर से बाहर चले गए थे, गांव में सिर्फ 1 दिन रह पाया। इतनी फुर्सत थी नहीं कि उनसे जाकर मिलूं और उनसे पैसे लूं। फिर ससुराल जाना हुआ। आपने जो पैसे दिए थे वो तो वहीं पर खर्च हो गए। अब ट्रेन की टिकट के भी पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे 25 रुपए और दे दें तो मैं अपने घर पहुंचकर आपको ये सारे पैसे चुका दूंगा। लेखक इस बार ना कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं। एक बार फिर पत्नी से पैसे लेते हैं, उमापति जी को दे देते हैं। उसके बाद उमापति जी अपने घर चले जाते हैं। ये पैसों का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन पैसे नहीं आते। ये पत्र लिखते हैं, पत्र का जवाब नहीं आता। 1 हफ्ते बाद फिर एक पत्र लिखते हैं, उसका भी जवाब नहीं आता। 1 महीने बाद फिर एक पत्र लिखते हैं, लेकिन इस बार भी उस पत्र का कोई जवाब नहीं आता। बहुत अपने आप को धोखा खाया हुआ महसूस करते हुए लेखक के यहाँ एक नवयुवक नौकरी पे ज्वाइन करता है। 15 रुपये महीने में उसे नौकरी मिलती है, लेकिन आते ही वो बीमार पड़ जाता है। एक दिन लेखक से कहता है कि तबीयत ज़रा बिगड़ी हुई है, अगर आप कुछ रुपए दे दें तो मैं घर जाकर थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा इलाज करा लूँ। पैसे वहाँ से तुरंत मैं आपको भेज दूंगा। लेखक पिछला धोखा खाए हुए रहते हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है के अंदाज में साफ मना कर देते हैं। युवक नम आंखों से बहुत विनती करता है, लेकिन लेखक टस से मस नहीं होते हैं, उसे पैसे नहीं देते हैं। उन्हीं के ऑफिस का एक क्लर्क उस युवक को पैसे दे देता है कि वो घर चला जाए। इस बात से लेखक मन ही मन बड़ी राहत महसूस करते हैं कि चलो उसका काम तो नहीं रुका और मैंने भी धोखा नहीं खाया। लेकिन युवक के घर जाने के कुछ दिनों बाद ही क्लर्क के दिए हुए पैसे उनके पास पहुंच जाते हैं और इस बात से लेखक को एहसास होता है कि एक धोखे की वजह से एक सही व्यक्ति की आड़े वक्त पे वो मदद नहीं कर पाए। इस पूरी बात का वो एक लेख में वृत्तांत लिखते हैं और उन्हीं महोदय को यानी कि उमापति को उनकी पत्रिका के लिए ये लेख भेज देते हैं। उम्मीद नहीं होती है कि कोई जवाब आएगा, लेकिन जवाब आता है। 5 रुपए के पारिश्रमिक के साथ जवाब आता है और जवाब वाले खत में सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, क्षमा। इसे वो अपनी पत्नी को दिखाते हैं। यहां पर मुझे बाबा भारती की कहानी की याद आई कि अगर कोई बुरा व्यक्ति हमें एक बार धोखा दे दे तो हम ज़रूर उस धोखे से इतने सचेत हो जाते हैं कि कई बार भले व्यक्तियों पे भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। और ये भरोसा बड़ा ज़रूरी है। ज़रा ये भी सोचिए कि किस ज़माने में प्रेमचंद लिख कर गए थे और आज के ज़माने में भी वो कितना सही है। ये कहानी आपको कैसी लगी और क्या बाबा भारती और उनका घोड़ा ये कहानी आपने पढ़ी या सुनी है या सुनना चाहेंगे तो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात करते हैं।